गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्वाभिमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। और हमारा टॉपिक चला हुआ है जियोग्राफी का। आज जियोग्राफी का एक हमारा मास्टर वीडियो रहेगा। इसमें हम जियोग्राफी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको एक साथ एक ही वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है, सो इसे अंत तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जियोग्राफी यानी भूगोल होता क्या है। भूगोल ज्ञान की वह शाखा है जिसमें भूतल पर तथ्यों के स्थानिक वितरण, उनके बीच संबंधों तथा मानवीय अंत्यक्रियाओं को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें जो भूतल के तथ्य हैं, उनका जो वितरण है तथा मानव के साथ उसका क्या संबंध है, उसको इसमें हम डिस्कस या स्टडी करते हैं भूगोल में। तथ्यों की प्रकृति के अनुसार भूगोल के दो पार्ट्स हैं, एक है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम जो भी प्राकृतिक तथ्य हैं जैसे शैल, भूकंप, ज्वालामुखी, उच्चावच, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, वायुमंडलीय तथा सागरीय दशाएं, इन सभी का अध्ययन करते हैं। इसके कुल 4 शाखाएं हैं। एक आता है स्थल मंडल जिसको बोलते हैं भू आकृति विज्ञान, दूसरा है वायुमंडल जिसमें जलवायु विज्ञान, देन जल मंडल जिसको समुद्र विज्ञान, और चौथा है जीव मंडल यानी जीव भूगोल के नामों से जाना जाता है। जो मानव भूगोल है उसमें मानव की प्रजाति, जनसंख्या, मानव व्यवसाय, अधिवास तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध आदि का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से ज्योग्राफी को बांटा जाता है। आगे ज्योग्राफी को और भी, जैसे हम नागरिक शास्त्र के आधार पे भूगोल का वितरण, इतिहास के हिसाब से भूगोल की जानकारी, ये सारे अलग अलग जो है वो पढ़ते हैं। इसमें अलग अलग शाखाएं हैं। बेसिकली 4 शाखाएं जो स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जीव मंडल, ये प्लस जो मानव भूगोल है जिसमें मानव की जनसंख्या, प्रजाति, व्यवसाय, अधिवास, अंतरराष्ट्रीय संबंध आदि शामिल होते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है, वो है ब्रह्मांड और हमारा सौरमंडल। सो जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उसके बारे में जो सर्वमान्य नियम है जो माना जाता है वो है बिग बैंग थ्योरी, जो जॉर्ज लेमेटियर ने दी थी। बेल्जियम के रहने वाले थे जॉर्ज लेमेटियर, और उन्होंने कहा कि एक बहुत ज्यादा विस्फोट हुआ था जिसके कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब जब ब्रह्मांड हमारा बना तो ब्रह्मांड में बहुत सारी मंदाकिनियां हैं। यानी कि ये माना जाता है कि 10,000 बिलियन जो है वो यहाँ पे मंदाकिनियां हैं, 10,000 मिलियन मंदाकिनियां हैं, और हर एक मंदाकिनी में लगभग 1 लाख मिलियन तारे होते हैं। अब देखिए, इसमें जो बात करते हैं सौर मंडल की, तो उसमें सूर्य और उसके परिवार की बात होती है। सूर्य जो है उसके सराउंडिंग में 8 ग्रह हैं, 8 सैटेलाइट हैं जिसके चारों तरफ घूमते हैं, और बहुत सारे उपग्रह हैं। सूर्य के जो दूरी के हिसाब से सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है मरकरी यानी बुध। बुध की विशेषता है इसका दैनिक तापांतर सर्वाधिक है, यानी कि यहाँ दिन में बहुत अधिक गर्मी, रातों को बहुत अधिक ठंड होती है। 600 डिग्री सेल्सियस का गैप है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में। दूसरा है वीनस यानी कि शुक्र, जिसको सौंदर्य की देवी, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा, भोर का तारा, इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा, संध्या का तारा आदि नामों से जाना जाता है। मरकरी जो वीनस है वो सबसे अधिक चमकीला और सबसे अधिक गर्म ग्रह है। ये दोनों ग्रह हैं, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। तीसरा ग्रह आता है अर्थ यानी पृथ्वी। आकार के मामले में 5वां बड़ा ग्रह है, इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। उसका मंगल आता है जिसको रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, यानी कि लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। जो डीमोस है वो सबसे छोटा उपग्रह है हमारे सौरमंडल का। उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है, यानी क्षुद्र ग्रहों की पट्टी आती है। इसमें चट्टानों के टुकड़े हैं जिनको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। सीरस जो है वो एक साइरस जो है वो एक क्षुद्र ग्रह है, और ये इनर सिस्टम में पाया जाने वाला सबसे या इनर सिस्टम का एकमात्र क्षुद्र ग्रह है। इनर सिस्टम मतलब जो हमारे 4 पहले के ग्रह हैं, चट्टानीय ग्रह या पार्थिव ग्रह बोलते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। बाहर के 4 जो है उनको
जॉबियन प्लैनेट या बाह्य ग्रह बोलते हैं, जिसमें आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून सबसे दूर है सूर्य के, सबसे ठंडा है। यूरेनस जो है इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। यूरेनस और नेपच्यून को सहोदर भाई भी कहा जाता है। शनि और बृहस्पति दोनों येलो ग्रह माने जाते हैं। शनि जो है इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं 82। पहले जुपिटर के सबसे अधिक होते थे, अब सैटर्न के हैं। और शनि का जो एक उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। जुपिटर का उपग्रह है गैनीमेड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। वीनस यानी कि शुक्र और यूरेनस को छोड़ के बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं, और वीनस और यूरेनस जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। अब नेपच्यून के बाद आपकी आती है क्यूपर बेल्ट। इसमें धूमकेतु होते हैं और जिनको पुच्छल तारा भी कहा जाता है, और उसके आगे जो है वो गोल्डीलॉक जोन आता है। डिटेल वीडियो अलग से बनाई है, उसमें आप इसको और विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन की। सो महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है वो दिया था ए वैगनर ने। ए वैगनर के अनुसार बहुत समय पहले सिर्फ एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। ये पेंजिया हो गया, सारा एक ही था। और इसके साथ एक ही महासागर था जिसका नाम था पैंथलासा। कालांतर में यानी प्लेट विवर्तनिकी का जो नियम है, टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से ये दो भागों में बंट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना। अपर का भाग जो है उसको लॉरेशिया कहते हैं, जिसमें एशिया और यूरोप है। नीचे का गोंडवाना, भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब वर्तमान में 7 महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और ये 5 महासागरों में विभाजित है, जिसमें आपके आते हैं प्रशांत महासागर, ये एस शेप अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशन, नीचे सदर्न ओशन या अंटार्कटिक ओशन, और ऊपर आर्कटिक सागर। नेक्स्ट है हमारा ये 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशंस की बात की जा रही है। 5 कॉन्टिनेंट है हमारे, और ये सॉरी 7 कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और साथ साथ 5 महासागर है। पैसिफिक जो यहाँ और यहाँ दोनों साइड है, यानी कि पृथ्वी गोल है तो एक ही साइड हुआ। अटलांटिक एस शेप है, जो पैसिफिक है वो ट्रायंगुलर शेप है। अटलांटिक एस शेप है, ये इंडियन ओशन है, सदर्न ओशन है। और आर्कटिक जो सबसे छोटा ओशन है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा पैसिफिक ओशन है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर है भूप्रपट्टी, जिस उसके बाद है मेंटल, उसके बाद कोर। अब ये जो भूप्रपट्टी और मेंटल का जो टॉप का 100 किलोमीटर होता है उसको हम बोलते हैं स्थलमंडल। ठीक है, अब देखिए ये एक असमानताएं हैं जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच है, उसको बोलते हैं कोनार्ड असमंदता। देन लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच है मोहो असमंदता। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच है रेपेटी। देन लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच है गुटनबर्ग, और दोनों कोर के बीच है लेहमैन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आता है भूकंप से संबंधित जो क्वेश्चंस है। भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी के नीचे जहां होती है उसे कहते हैं भूकंप मूल या फोकस, जिसे भूकंप का केंद्र भी कहते हैं। और पृथ्वी की सतह का वो भाग जहां सबसे पहले भूकंप का अनुभव होता है उसको कहते हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर। ठीक है, और भूकंप से 3 तरह की तरंगें निकलती हैं, पी वेव्स, देन एस वेव्स एंड एल या आर वेव्स। जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो सिर्फ सॉलिड माध्यम में ही चलती हैं, जबकि प्राइमरी वेव्स होती हैं वो तीनों माध्यम से होकर चलती हैं। सबसे घातक जो होती हैं वो होती हैं आपकी एल वेव्स, जो सबसे स्लो स्पीड में चलती हैं, 2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड। जबकि प्राइमरी वेव्स होती हैं वो लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती हैं। देन हमारे पास आता है वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के बारे में। देखिए ज्वालामुखी बेसिकली क्या होता है, जो मेंटल है हमारी यानी कि पृथ्वी की जो परत है मेंटल, वहां पे चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं, और उसे बोलते हैं मैग्मा। ये मैग्मा जो है ये बाहर निकलने की कोशिश करता है, और अगर ये जहां से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। इसके मुख पे एक कीप नुमा गड्ढा होता है जिसको बोलते हैं क्रेटर। जब ये मैग्मा धरती के बाहर बह जाता है तो उसको लावा कहते हैं। लावा के जमने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। सेम चीज अगर लावा, ये जो मैग्मा है ये धरती के अंदर ही अगर जम जाए, बाहर ना निकल पाए, तो उसके बनने से उससे बनती है हमारी आंतरिक आग्नेय चट्टानें।
और आंतरिक आग्नेय चट्टानें जो हैं ये रही। सबसे पहले आती है डाइक, यानी कि जब मैग्मा एक सीधी रेखा के रूप में इस तरह से जम जाए तो उसको कहते हैं डाइक, और जब यही हॉरिजेंटली जमता है तो उसको कहते हैं सिल। उसके बाद शीट आता है, यानी कि जिस सिल की मोटाई 1 मीटर से कम हो उसे शीट कहते हैं। जब मैग्मा इस तरह गुंबद शेप में या उत्तल गुंबद शेप में जमता है तो उसको लैपोलिथ। जब ये तश्तरी शेप में जमता है तो उसको लैपोलिथ। लहरदार जब ये जमता है तो उसको फैकोलिथ। और जब धरातल पे ही एक बड़े से ब्लॉक के रूप में जम जाए तो उसे बैथोलिथ कहते हैं। छोटे साइज का जो बैथोलिथ होता है उसको कहते हैं स्टॉक। अब देखिए आगे बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, यानी कि सूर्य को ढक लिया जाता है चंद्रमा की परछाई के द्वारा, उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। ये अमावस्या के दिन ही होता है, लेकिन हर अमावस्या को हो ऐसा नहीं है। ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है। पूरे पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना को बोला जाता है डायमंड रिंग घटना, जैसे ये डायमंड रिंग की तरह चमक रहा है। इसी तरह चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी जो है वो बीच में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो चंद्रमा पे पृथ्वी की छाया पड़ती है, उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। अब देखिए बात करते हैं हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो भूमध्य रेखा के पैरेलल चलती हैं, यानी कि समानांतर चलती हैं, और ये चलती है 90 डिग्री अक्षांश तक। ये जो रेखाएं हैं ये हैं हमारी अक्षांश रेखाएं। दो अक्षांशों के बीच जो है 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, और ये समानांतर होती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इनकी जो चौड़ाई है वो बराबर रहती है 111 किलोमीटर। जो इनकी लंबाई है वो कम होती जाती है उच्च अक्षांशों की तरफ, यानी 0 डिग्री अक्षांश पे इसकी लंबाई सबसे अधिक होती है, और ज्यों ज्यों ध्रुवों की तरफ जाते हैं अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है वो कम हो जाती है। अक्षांश रेखाएं जो है जलवायु को, किसी भी जगह की जलवायु को प्रभावित करने का एक कारक होती है। जो कर्क रेखा है और मकर रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। जब हम बात करते हैं अपना देशांतर रेखाओं की, तो इसमें जो 0 डिग्री देशांतर है उसको कहते हैं हम प्राइम मेरिडियन, जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। और 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको कहते हैं हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इनकी संख्या 360 होती है, यानी पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर घूमती है और 1 घंटे में 15 देशांतर घूमती है। एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं। और ग्रीनविच मीन टाइम और दिल्ली के बीच 5.5 यानी कि भारत के बीच 5.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है। यानी कि जब आपको टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करने का कोई प्रश्न आएगा तब आपको देखना है कि कितने देशांतर का फर्क है। जैसे एक क्वेश्चन है कि 40 डिग्री या 45 डिग्री ईस्ट देशांतर और 45 डिग्री वेस्ट देशांतर, यानी कि ये जो इससे इधर है ये पूर्वी देशांतर है, इससे इधर पश्चिम देशांतर है। तो क्वेश्चन आया था कि 45 डिग्री पूर्व देशांतर और 45 डिग्री पश्चिम देशांतर के बीच कितना टाइम डिफरेंस होगा। सो इसमें टोटल अक्षांशों का डिफरेंस हो गया आपका 90। तो 90 देशांतर घूमने के लिए जो पृथ्वी को 6 घंटे का सफर लगेगा। 90 डिवाइडेड बाय 15 6। ठीक है, सो इस तरह से जो क्वेश्चन आपके आते हैं कि एक जगह पे इतने बजे हैं तो उतने अक्षांश पे कितने बजे होंगे, वो सारा हम देशांतर की सहायता से कैलकुलेट करते हैं। और 180 डिग्री है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जो 1884 में डिसाइड की गई थी वॉशिंगटन संधि में। अब देखिए ये सेम चीज है, कर्क रेखा आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश है आपका, और 0 डिग्री जो है आपका इक्वेटर है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। जबकि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक ही रेखा है। एशिया में कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, कुछ द्वीप हैं एशिया के जहां से, जैसे इंडोनेशिया के पास कुछ द्वीप हैं जहां भूमध्य रेखा भी एशिया से होकर गुजरती है। साउथ अमेरिका जो है उसमें आपका कर्क रेखा नहीं आती है, मकर रेखा और भूमध्य रेखा आती है। ब्राजील एकमात्र कंट्री है जिससे होकर भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, जो गुजरात की माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की कांगो या जायरे रिवर भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और साउथ अफ्रीका में
लिम्पोपो रिवर जो है वो अपना मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब इसके बाद आगे चलें, देखो इसके बाद हमारे पास आता है अर्थ का एटमॉस्फेयर, जो हमारा वायुमंडल है उसकी 5 परतें हैं। सबसे पहले है क्षोमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, जहाँ मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। देन हमारे पास आता है सेकंड लेयर है समताप मंडल, यहाँ हवाई जहाज उड़ते हैं, प्लस ओजोन लेयर भी इसी में पाई जाती है। उसके बाद है मध्य मंडल, यहाँ पे अगेन ऊंचाई के साथ तापमान कम होने लगता है और वायुमंडल का सबसे कम तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मध्य मंडल या मीजोस्फीयर में आता है। मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर इन सबको मिला के बनता है सममंडल। और जो चौथी और पांचवी लेयर है आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, उसको बोलते हैं विषुवमंडल। सममंडल को विश्वमंडल से अलग करने वाली रेखा है करमान लाइन। आयन मंडल या थर्मोस्फेयर में रेडियो एक्टिव तरंगे होती हैं और यहाँ पे संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। और वायुमंडल जो है वो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास है जो अक्षांश रेखाओं के आधार पे जो जलवायु है। सो ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा के आसपास का 10 डिग्री यानी कि 10 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री देशांतर के बीच जो जगह है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। अब देखिए, एक घनिष्ठ संबंध है वायु दाब और तापमान में। वायु का तापमान बढ़ने से उसका वायु दाब जो है वो कम हो जाता है, यानी जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ वायु दाब कम हो जाता है। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, उनको हम अभी देख लेंगे। सो भूमध्य रेखा में निम्न वायु दाब होता है उस तापमान के पास। देन जो हमारा कर्क रेखा से 35 डिग्री यानी कि 23.5 से 35 डिग्री का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। यानी यहाँ पे तापमान भी अधिक होता है और वायुदाब भी अधिक होता है। सो जो सामान्य नियम है तापमान अधिक होने से वायुदाब कम होता है, वो यहाँ लागू नहीं होता, जिसका कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। और इस कटिबंध से निम्न वायुदाब की ओर जो पवनें चलती हैं उनको कहते हैं व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा के पास कपासी मेघों का निर्माण करती हैं और यहाँ संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जो हमारी 35 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का एरिया है, वहां चलती है पछुआ पवनें। पछुआ पवनें इनकी दिशा जो है वो वेस्ट की तरफ होती है, ये हमेशा वेस्ट की तरफ से चलती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पछुआ पवनें। और जो व्यापारिक पवनें हैं उनको पूर्वा पवनें या पूर्वैया पवनें भी कहते हैं। पछुआ पवनें जो हैं उनका बेसिकली जो दक्षिण गोलार्ध में उसमें इनकी रफ्तार अधिक होती है, 40 डिग्री पे उन्हें कहते हैं रोरिंग फोर्टिस। देन 45 डिग्री पे 50 डिग्री पे उनको कहा जाता है प्रचंड पचासा, और 60 पे चीखता साठा। पछुआ पवनों का प्रभाव जो है उत्तरी गोलार्ध में कम होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में लैंड अधिक है और महासागर का एरिया जो है वो कम है। ठीक है, और जो ये 30 से 35 डिग्री का जो एरिया है इसको अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, अश्व अक्षांश। उसके बाद हमारे पास 45 से 66.5 के बीच आती है उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। यहाँ कम तापमान होता है और कम वायुदाब होता है, कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। और उसके बाद जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहां पे कम तापमान और उच्च वायुदाब जो है रहता है। ठीक है, सो ये देखिए इसमें वही चीज है कि वो दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनों की प्रचंडता अधिक होती है। 40 डिग्री पे इनको गरजती चालीसा या रोलिंग फोर्टीज, 50 डिग्री पे प्रचंड पचासा और 60 डिग्री पे चीखता साठा के नाम से पुकारा जाता है। अब हम बात करते हैं चक्रवात और प्रति चक्रवात की। देखिए जैसे हमने पहले पढ़ा कि जब भी उच्च तापमान होगा तो वहाँ कम वायुदाब होगा, और जब कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है तो उस कम जगह को भरने के लिए पवनें जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न की ओर बहने लगती हैं। सो जब ये उत्तरी गोलार्ध में बहती हैं तो चक्रवात की दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो इसका सेंटर होता है जहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है उसको कहते हैं चक्षु। और जो हवाएं हैं वो बाहर से अंदर की तरफ आती हैं चक्रवात में, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। जो प्रति चक्रवात होता है उसमें उच्च दाब का क्षेत्र केंद्र में बनता है और केंद्र से उच्च वायुदाब से जो वायु है वो बाहर की ओर निकलती है और ये क्लॉकवाइज घूमता है उत्तरी गोलार्ध में।
दक्षिण गोलार्ध में इनकी दिशा विपरीत हो जाती है, यानी कि चक्रवात क्लॉकवाइज और प्रति चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। चक्रवात जो है वो कम एरिया में होते हैं, अधिक घातक होते हैं, यानी शक्तिशाली होते हैं, बहुत अधिक नुकसान होता है। प्रति चक्रवात विस्तृत एरिया में फैले होते हैं, तो इनसे उतना अधिक नुकसान नहीं होता है। अब ये डिफरेंट जो दुनिया के इलाके हैं, यानी कि जगह है, उनको उनमें चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है। सो कैरेबियन सी में इसको हरिकेन बोलते हैं, कैरेबियन सी यानी वेस्ट इंडीज। चाइना सी में टाइफून, हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन, जापान में टाइफून, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विली, फिलीपींस में बबुयो और अमेरिका में हरिकेन या टॉर्नेडो इसको बोला जाता है। टॉर्नेडो जो होते हैं वो सबसे घातक यानी सबसे शक्तिशाली चक्रवात होते हैं। और भारत के पर्सपेक्टिव से जो सबसे अधिक चक्रवात प्रभावित एरिया है वो है कोस्टल एरिया, जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आते हैं। साथ में यहाँ जो है तमिलनाडु का उत्तरी हिस्सा आता है। इस तरफ केरल का अपर हिस्सा और गुजरात, सूरत एक्सेट्रा का जो एरिया है उसमें अधिक चक्रवात जो है वो आते हैं। जबकि गोवा का जो एरिया है, यानी वेस्टर्न घाट में जो गोवा की जो बेल्ट है जिसको हम कोंकण एरिया बोलते हैं, इसमें उतना अधिक खतरा नहीं होता चक्रवात का। अब पृथ्वी की घूर्णन गति और परिक्रमण गति के बारे में देख लीजिए। घूर्णन गति होती है जब ये अपने चारों ओर घूमती है, रोटेशन इसके कारण दिन और रात होते हैं, और परिक्रमण जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसके कारण सीजन परिवर्तित होते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, यानी कि 4 जुलाई को, तो उसे अपसौर बोलते हैं, और जब सबसे कम दूरी होती है 3 जनवरी को, उसको उपसौर कहा जाता है। अब ये ठंडी जलधाराएं हैं, इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो है। जो विश्व की ठंडी जलधाराएं हैं वो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है, डिटेल वीडियो अलग से बना है, तो आप वहां से देख सकते हैं। बेसिकली हमें ये बता दूं कि जो इनकी दिशा जो होती है, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर धाराएं चलेंगी वो ठंड गर्म होती हैं, और ध्रुवों से जो विषुवत रेखा की ओर चलती हैं वो ठंडी होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो जल धाराएं हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हैं, और दक्षिण गोलार्ध में ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमती हैं। अब ये महासागरीय नितल तट हैं, इसके बारे में भी डिटेल वीडियो अलग से बना है। इसमें सबसे पहले आते हैं महाद्वीपीय मगन तट, उसके बाद महाद्वीपीय ढाल, देन मैदान, और द्वीप आते हैं। यानी कि द्वीप वो हिस्सा होता है समुद्री पर्वत का जो बाहर निकला हो, और अगर ये समुद्री पर्वत है लेकिन ये समुद्र के भीतर ही है, जल से बाहर नहीं दिखता है, नुकीला सिरा है अगर इसका, तो उसको सी माउंट कहते हैं। और अगर कोई ऐसा द्वीप है जिसका समतल सिरा है और समुद्र के बीच है, पानी के बीच ही रहता है, तो उसे सी गाउट कहा जाता है। देन ये हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ बादल हैं, जिसमें मेनली हमारे पास होते हैं कपासी मेघ और परतदार मेघ। कपासी मेघ जो होते हैं उससे अधिक वर्षा होती है, जबकि जो रेशेदार मेघ होते हैं उनको हम बोलते हैं पक्षाप मेघ, रेशेदार या जिसको मोतियों वाले मेघ कहे जाते हैं। जो पक्षाप स्तरी मेघ होते हैं, जिन इनमें हिमकण पाए जाते हैं और वर्षा नहीं होती, लेकिन ये हेलो इफेक्ट बनाते हैं सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर। ठीक है, सो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने कवर करने की कोशिश की मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के अलग से भी एक एक वीडियो बना हुआ है, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। और ये एक मास्टर वीडियो था जिसमें आपने सारे टॉपिक्स जो हैं उसको हमने रिवाइज करने की कोशिश की। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार जुड़े रहिए। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना फीडबैक जरूर दीजिए ताकि वीडियो को और अच्छे से बनाया जा सके। और कोई भी आपको अगर आपको सहायता चाहिए तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली फॉर टीजीटी टेट एंड डीजीटी कमीशन हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।